वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल, कि मेटल में किस टाइप का बॉन्ड होता है। तो मेटल का सबसे पहले हम लोग कुछ नेचुरल प्रॉपर्टी बाय बर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे कि मेटल है क्या। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जो नेचर है वो ज़्यादा होता है, और ये अपने आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और डोनेट करने के बाद वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करेगा। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 281। आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और सोडियम प्लस का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम प्लस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 2 + 8 10। और ये 10 इलेक्ट्रॉन होता है नियॉन के पास जो नोबल गैस है। और ये नियॉन का जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होता है और ये होता है स्टेबल। इसलिए मेटल का टेंडेंसी होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और वो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। और इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन है वो हाईली स्टेबल है, इसलिए सोडियम का सोडियम प्लस में कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगा। और सोडियम सोडियम प्लस में कन्वर्ट होने के लिए ये अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देयरफॉर मेटल को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। अब हमें देखना है कि इस मेटल में बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई मेटल ले ले, फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा वो देखना है हमें। तो इसका कन्फिग्रेशन है 281। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो बनाया क्या Na+। और Na+ में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और 8। तो ये Na+ मतलब ये सोडियम का न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है इसको ही बोला जाता है कर्नल। इसको बोलते हैं कर्नल। तो M+ हो गया हमारा कर्नल। और एक इलेक्ट्रॉन जो था इसके आउटर मोस्ट सेल में, ये इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के न्यूक्लियस से लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का और सोडियम के न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम होगा। इसलिए इसको लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये मेटल का पॉजिटिव पार्ट कर्नल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे ही बोला जाता है मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेटालिक क्रिस्टल में कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। और इस मेटालिक बॉन्ड के कारण या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस मेटालिक क्रिस्टल में n नंबर ऑफ मेटल एटम प्रेजेंट हो सकता है, जो उसके मेटेलिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है। तो हम मेटल का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे उसमें जो हमारा मेन कॉज होगा, कोई भी प्रॉपर्टी का जो मेन रीजन हमें मिलेगा वो रीजन होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पार्ट ऑफ मेटल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड मेटल्स हैव क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाने के कारण ये मेटल का पॉजिटिव पार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बहुत नज़दीक होता है। और बहुत नज़दीक हो जाने के कारण इस मेटल के क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट है मेटल का पॉजिटिव पार्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बहुत क्लोज होता है, इसलिए वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर देगा। अब हमें देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तो इसका लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है, मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी। मेटल में एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, और ये शाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है उसका
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल्स आर हार्डनेस, दे आर हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। मतलब मेटेलिक क्रिस्टल में जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसके कारण मेटल होता है हार्ड। और यही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब है कि अगर हम उसको हैमरिंग करें तो उसको थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब उसको हम थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसका यूटिलिटी बहुत है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत है, शीट फॉर्म करने के लिए या फिर वायर बनाने के लिए। कंडक्टिविटी, मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। मेटल के क्रिस्टल में जो पैकिंग है वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मेटल का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गया। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, मतलब वॉल्यूम कम है, इसलिए वहाँ पे डेंसिटी हो जाता है ज़्यादा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल के पास एक्सेस या लार्ज फोर्स को बियर करने का कैपेसिटी होता है, इसलिए इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सोनोरस, अगर हम मेटल पे हैमरिंग करें तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो उस मेटल का आइडेंटिफिकेशन है। एलोए का फॉर्मेशन, एलोइस जो है वो बहुत एडवांटेजियस मटेरियल है। जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल को होमोजीनियस मिक्सचर बना करके हम एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो जो हमें फाइनल कंपाउंड मिलता है दैट इज एलोय। इसका प्रॉपर्टी रिफाइंड होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगा, वेट कम होगा, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। इसलिए एक सिंगल मेटल से बेटर होता है कि हम एलोय का यूज करें। जैसे एग्जांपल दिया है ब्रास, कॉपर और जिंक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक एलोय बनाता है, ब्रास। और ये मेटल का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आज के समय में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका ज़्यादा से ज़्यादा है, और हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एलोय का यूज करते हैं। जैसे कार व्हील, मोटरसाइकिल व्हील, या फिर कोई भी जो हम डेली यूज में यूटेंसिल यूज कर रहे हैं, उसका एलोय का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लीकेबल है, क्योंकि इसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसमें रस्ट करने का प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलोय बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो मेटल फॉर्म करता है। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का बाई बर्थ नेचर क्या होता है कि दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने का मतलब क्या है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो गया कितना, 8। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18। 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो आर्गन के पास होता है, और आर्गन है नोबल गैस, और ये नोबल गैस का जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन का फॉर्मेशन करेगा, और वो जो एनायन है वो नोबल गैस बन जाता है, और नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने के कारण उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो Cl माइनस इज मोर स्टेबल, इसलिए क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl माइनस में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, या हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद है कंडक्टिविटी। नॉन मेटल जो है वो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। एक एक्सेप्शनल केस है कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो कंडक्टिविटी शो करता है। और ये प्रॉपर्टी हम लोग कार्बन कंपाउंड में डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। उसके बाद है स्ट्रेंथ ब्रिटलनेस। नॉन मेटल के स्ट्रक्चर में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो इजिली ब्रेक हो जाएगा। इजिली ब्रेक होने के कारण उसका ब्रिटलनेस ज़्यादा है। और नॉन मेटल जो है वो मेटल की तरह मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होता है। मेलिएबल डक्टाइल मतलब इस नॉन मेटल का अगर हम चाहें थीन वायर या थीन शीट में कन्वर्ट करना, तो मेटल के तरह ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्स अमॉन्ग
एटम, मतलब मेटेलिक बॉन्ड से वीक होता है इस मॉलिक्यूल में एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण हम इसका मेलिएबल या डक्टाइल नेचर हम स्टडी नहीं कर सकते। डेंसिटी जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू मेटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं है मेटल के क्रिस्टल जैसा, इसलिए इसका डेंसिटी कम होता है। नॉट लस्टरस, इसमें मेटल जैसा कोई शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर हम इसको हैमरिंग करें तो वो मेटल के जैसा कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और मेटल के कंपैरिजन में यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लोड को बियर करने का जो कैपेसिटी है, वो भी बहुत कम है। एलोट्रॉपिक फॉर्म, मतलब नॉन मेटल का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस में रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ये सब एलोट्रॉप्स है नॉन मेटल का। और ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक जो स्ट्रक्चर है एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में होना, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का। उसके बाद हमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखना है मेटल का, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। इससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज मेटल ऑक्साइड। जैसे सोडियम ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। अभी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन है नॉन मेटल, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का नेचर होगा वो हो जाता है आयोनिक। और आयोनिक नेचर होने के कारण जो केटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाने के कारण ये कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए ये कंपाउंड फास्टर रेट पे फॉर्म होना चाहेगा। और ये प्रोडक्ट अगर फास्टर रेट पे फॉर्म होना चाहे, इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। इट मीन्स सोडियम हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। उसी तरह का सिमिलर रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब हमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखना है कि मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो मेटल हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब हुआ कि मेटल ऑक्साइड के पास बेसिक नेचर होता है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उस मेटल का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये मेटल का हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर OH माइनस आयन को रिलीज करता है। और OH माइनस आयन रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो एक एविडेंस है कि सोडियम ऑक्साइड में कैसा नेचर है? बेसिक नेचर। उसके बाद है सिमिलर रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करे तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके और जो हमें प्रोडक्ट देगा वो हो जाएगा CaOH2। HCl मॉलिक्यूल एसिडिक है, ये क्या रिलीज करेगा? H+। दो HCl है तो दो प्रोटॉन हमें मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमें मिलेगा 2OH माइनस, क्योंकि ये बेस है, OH माइनस रिलीज करेगा। और ये H+ और OH माइनस मिलके बना देगा कौन सा? वाटर। और ये जो निगेटिव पार्ट है एसिड का और पॉजिटिव पार्ट है बेस का, ये दोनों मिलके बना देता है कौन सा? सॉल्ट। तो ये एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलर रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड के साथ। जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। वाटर के प्रेजेंस में ये जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जिंक हाइड्रोक्साइड यहाँ से क्या रिलीज करता है? OH माइनस। और ये एसिड से रिलीज होगा H+। ये H+ और OH माइनस मिलके बनाएगा वाटर, और जो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट है वो मिल करके बना देगा सॉल्ट। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। उसके बाद है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो वो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। जैसे ये सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, हाइड्रोजन का -1। और ये जो हाइड्राइड है उसमें बॉन्ड का जो नेचर होगा वो होगा आयोनिक। आयोनिक नेचर होने का मतलब कि कंस्टिट्यूएंट है केटायन और एनायन, और ये केटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये कंपाउंड हाईली स्टेबल होगा। अभी सोडियम हाइड्राइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो पहले हमें क्या करना चाहिए, सोडियम हाइड्राइड को दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है, Na+H-। वाटर का भी दो पार्ट होता है, H+ और OH-। ये Na+OH- के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, NaOH। और ये H- के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विथ वाटर, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये वाटर के साथ बहुत फास्टर रेट पे रिएक्ट करेगा, और फास्टर रेट पे रिएक्ट करने के बाद अपना हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। मतलब दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ कि पोटेशियम का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो वाटर के प्रेजेंस में बहुत फास्टर रेट पे पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, और एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। उसके बाद हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, S ब्लॉक। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और वाटर के साथ मिल करके ये बनाएगा क्या, अपना हाइड्रो ऑक्साइड, और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें देखना है कि अगर हम एस ब्लॉक के फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, उस मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका नेचर होगा बेसिक, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगा, जो उसके एक्सोथर्मिक नेचर को शो करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड। ये मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, तो ये मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सोडियम जो है वो अपने आप को पहले करता है ऑक्सीडाइज, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। HCl जो है वो H+ को डोनेट करेगा। अब ये H+ इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, हाइड्रोजन। और ये Na+ जो है वो HCl के Cl- के साथ मिल करके क्या बना दिया, NaCl मॉलिक्यूल। तो सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और ये हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना ये एविडेंस है, प्रूफ है कि सोडियम का रिएक्टिविटी या फिर सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलर रिएक्शन है कैल्शियम के साथ, अगर कैल्शियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या हो गया, CaCl2H2। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैल्शियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये कैल्शियम 2+ का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद दो HCl मॉलिक्यूल दिया है, ये दोनों दो H+ को डोनेट करेगा, तो ये 2H+ हो गया। अब ये 2H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना देता है, H2 गैस। और कैल्शियम 2+ और यहाँ का 2Cl- मिलके क्या बना देगा, सॉल्ट CaCl2। उसके बाद है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर। इसमें क्या बोला गया है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब अगर हम आगे देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होता है जिंक, और कॉपर जो है वो नीचे प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मतलब जिंक का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी कॉपर से ज़्यादा होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिमूव करके डिस्प्लेस करके उसके जगह आ जाता है यहाँ पे। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक displaces less reactive metal like copper from its salt solution, for example CuSO4। metals are गुड रेड्यूसिंग एजेंट, और बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे उसे बोलते हैं हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम
अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फास्टर रेट पे डोनेट कर सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या हो गया? जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया? Cl माइनस। अब ये केटायन और एनायन जो है ये दोनों कंबाइन होकर के Na प्लस और Cl माइनस जो कंबाइन हुआ वो बना दिया सॉल्ट NaCl। और ये सॉल्ट में जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी ये बहुत ज्यादा होता है। लैटिस एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ? एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। NaCl मॉलिक्यूल में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होता है, और जो रिलीज्ड एनर्जी है उससे ही बोला जाता है लैटिस एनर्जी। तो एक आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा या कम होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी। और एक हमें रिजल्ट याद रखना चाहिए कि लैटिस एनर्जी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू नॉट से, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड मतलब एक आयोनिक कंपाउंड में अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में क्या हुआ है कि हम डिफरेंट मेटल को उसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे बेस हम लोग अरेंज किए हैं। यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितना ये मेटल है उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है ना। मतलब हाइड्रोजन से वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्ट विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन। ये सारा एलिमेंट हाइड्रोजन को रिलीज करेगा कब? जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करे। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग पहले देख चुके हैं। और हाइड्रोजन के नीचे जितना एलिमेंट है उसका रिएक्टिविटी कम होता है, और ये सब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम एक मेटल को दूसरे मेटल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन रिएक्टिव मेटल है, कौन लेस रिएक्टिव मेटल है। तो उसका आंसर क्या होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल ऑन रिएक्शन विथ एसिड कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, but less reactive metal on reaction with acid do not produces hydrogen gas। और इस सीरीज में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो रिएक्टिविटी जो है वो घटते जाता है। मतलब गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, नोबल मेटल है, लेकिन यही सीरीज में अगर हम पोटेशियम की बात करें इट इज मोस्ट रिएक्टिव। मतलब ये मेटल जो है वो एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है, और सिंपल वे में बोले कि इस पोटेशियम का अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक्टिविटी सीरीज जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रेंड, इसका प्रॉपर्टी, एसिड के साथ रिएक्शन, एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ कंपैरिजन, अगर ये अच्छे से ध्यान में है तो इससे रिलेटेड जो भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी आगे यहाँ पे स्टडी किए वो इजीली समझ में आ जाएगा। इसका और एप्लीकेशन नीचे दिया हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल में एंटर कर रहे हैं। उसके लिए बताया है नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब उसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस का फॉर्मेशन किया और ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन हुआ, मतलब इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के O2 माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 8 10 हुआ, ये भी नियॉन नोबल गैस हो गया और इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबका रीजन क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर लेता है, और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने के कारण उसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड।
अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये हमें याद रखना चाहिए कि इसका नेचर होता है एसिडिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। अगर इस नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें प्रोडक्ट देता है H2CO3, और ये H2CO3 वाटर में ही प्रेजेंट होकर के क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। और प्रोटॉन डोनेट करने का जो नेचर है इस H2CO3 का, वो शो करता है कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा नेचर होगा, एसिडिक नेचर। इसलिए बोला जाता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। वाई? because these non-metal oxides on reaction with water produces chemical substance which can donate H plus ion, और जो मॉलिक्यूल H प्लस आयन को डोनेट करे उससे बोलते हैं हम लोग एसिड। सिमिलर रिएक्शन है जब हम सल्फर नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो ऑक्साइड बनाएगा SO2। ये SO2 जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है और इसका नेचर होगा एसिडिक। क्या प्रूफ है कि एसिडिक है? तो इस SO2 को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और ये सल्फ्यूरस एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, और प्रोटॉन डोनेट कर दिया मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं एसिडिक। रिएक्शन विथ एसिड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड है, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एज दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे? तो अगर हम सल्फर को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 इस सल्फर का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, साइड प्रोडक्ट हो गया वाटर। सिमिलरली अगर हम सल्फर को रिएक्ट करा रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तब क्या होगा, ये नाइट्रिक एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन कर देगा, और ऑक्सीजन का एडिशन करने के बाद ये सल्फर अपना ऑक्साइड बनाएगा। फिर ये सल्फर ऑक्साइड जो है SO3 वो वाटर के साथ कंबाइन होकर के और कौन सा मॉलिक्यूल बना देगा, H2SO4। तो यहाँ पे सल्फर जो है वो H2SO4 में अब अपीयर हो गया। मतलब यहाँ सल्फर का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो सल्फर का बढ़ा। यहाँ पे एक भी सल्फर नहीं था, यहाँ पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन का एटम 4 ऐड हो गया। यहाँ सल्फर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन एटम, मतलब सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो सल्फर को ऑक्सीडाइज किया, साइड प्रोडक्ट NO2 एंड वाटर। रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर हम हैलोजन के रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो इसमें हो क्या रहा है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव है क्लोरीन, जो लेस रिएक्टिव ब्रोमीन को डिस्प्लेस करके और प्रोडक्ट बनाया NaCl प्लस ब्रोमीन। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ उसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है। फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब ये वाटर को चेंज किया किस में, ऑक्सीजन में। यहाँ पे वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ये एलिमेंट्री फॉर्म में हो गया 0। तो -2 से 0 जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है कितना, फ्लोरीन का एलिमेंट्री फॉर्म है तो 0। HF में ये फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। 0 से -1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसलिए फ्लोरीन का हुआ रिडक्शन। इसलिए जो हमारा फ्लोरीन है
वो कौन सा काम किया? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, मतलब फ्लोरीन यहाँ पे एक्ट कर रहा है किस तरह? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद को रेड्यूस करे, उससे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फॉस्फोरस को अगर हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं तो प्रोडक्ट क्या मिला? PF5। यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। PF5 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। मतलब 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब फॉस्फोरस का हुआ ऑक्सीडेशन। PF5 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और यहाँ पे इसका फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो 0 से -1 जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मतलब 0 से -1 ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो फ्लोरीन फिर से क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, जिसमें वो फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज किया और खुद को रिड्यूस कर लिया। उसके बाद है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके केटायन बनाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाएगा। अब ये केटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये आयनिक कंपाउंड बना, इस आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड का नेचर है वो हो गया हमारा कौन सा? आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसके कारण इस आयनिक कंपाउंड का नेचर कैसा है? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीजन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सॉल्युबल इन वाटर, NaCl जो आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड है, उसके कारण आयनिक कंपाउंड जो है वो हो जाता है हाईली पोलर। वाटर भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलर है, वाटर इज ऑल्सो हाईली पोलर। और हम लोग को एक डिक्टम याद रखना है केमिस्ट्री में कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। इसलिए वाटर क्या करता है? इस NaCl में Na+ और Cl- को सेपरेट कर देता है, और वाटर मॉलिक्यूल इस Na+ को होल्ड करके रखा, जिसके कारण हमें प्रोडक्ट क्या मिला? Na+ एक्वस, एक्वस मतलब वाटर। वाटर मॉलिक्यूल फिर से Cl- को होल्ड करके रखा, इसलिए हमें प्रोडक्ट क्या मिला? Cl- एक्वस। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें पोलर सॉल्वेंट वाटर आयनिक कंपाउंड NaCl के साथ रिएक्ट करके और जो प्रोडक्ट दिया दैट इज Na+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। उसके बाद है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? कि जब हम NaCl आयनिक कंपाउंड को वाटर में रखे तो ये प्रोडक्ट क्या दिया? Na+ एक्वस Cl- एक्वस। अब ये जो Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस है, ये है कहाँ पे प्रेजेंट? सॉल्यूशन में। और ये सॉल्यूशन में मूव करेगा, और मूव करने के कारण ये कंडक्टिविटी को शो करता है, कंडक्टिविटी शो करेगा ये। दूसरा है कि ये मोल्टेन स्टेट में भी कंडक्टिविटी शो करेगा। मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या हुआ? कि NaCl को अगर हम मेल्ट कराएं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Na+ Cl-। ये जो आयन है वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जिसका यूज हम लोग आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और अभी जितना हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर और भी कोई मशीनरी वर्क है, वहाँ पे मेटल का ही यूज सबसे ज़्यादा होता है, और वो मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। इसलिए ये बहुत एडवांटेजियस प्रोसेस है, इकोनॉमिकल प्रोसेस है।
इसके बिना आज का लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट मेटल। तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्योर मेटल को उसके ओर से कैसे प्रिपेयर करें। तो मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या है कि प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड रिफाइनिंग देम। हमें मेटल को उसके ओर से ऑब्टेन करना है और उसको 100% प्योर बनाने के लिए जो रिफाइन किया जाता है, ये कलेक्टिव प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, मेटलर्जी। इसका बहुत सारा स्टेप है। इसमें जो पहला स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या हुआ कि जब हम माइन से ओर को लिए तो उससे हमें इम्प्यूरिटी को रिमूव करना है, और इम्प्यूरिटी को रिमूव करने का अलग अलग मेथड है जो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद है कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब इम्प्यूरिटी को हटाने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट हमें मिलता है इम्प्यूरिटी के रिमूवल के बाद उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मेटल में। ये हो गया दूसरा पार्ट। और इसको 100% प्योर बनाने के लिए हम लोग कर देते हैं इसका रिफाइनिंग। तो ये 3 मेजर स्टेप है जिसको मेटलर्जी में फॉलो किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ओर के कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब हमें जो ओर मिला है माइन से, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्यूरिटी को कैसे निकाल दे, रिमूव कर दे, ताकि हमें जो मेटल मिले उसका परसेंटेज ज़्यादा हो। उसका अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे। पहला है हैंड पिकिंग प्रोसेस। हैंड पिकिंग में क्या है कि जिस ओर में इम्प्यूरिटी का साइज लार्ज हो, जिसको हम अपने हाथ से हटा सकते हैं, उसके लिए हैंड पिकिंग यूज करते हैं। उसके बाद है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इससे भी हम इम्प्यूरिटी को हटा सकते हैं। इसका बेसिस क्या है, तो डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटी ऑफ गैंग एंड ओर्स बाई वाटर एंड ऑयल। इसमें वाटर और ऑयल दोनों का यूज किया जाता है, और जो दो सब्सटेंस को हम सेपरेट करना चाहते हैं उस दोनों सब्सटेंस में डिफरेंस होता है किसके, उसके वेटिंग क्वालिटी का। मतलब उसमें से एक सब्सटेंस जो होगा वो हेवी होगा, वाटर के साथ डिजॉल्व होना चाहेगा। दूसरा जो है वो ऑयल के साथ डिजॉल्व होना चाहेगा। तो इस तरह से वो दोनों सब्सटेंस जो है वो अलग हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ये प्रोसेस उस ओर के लिए अप्लाई किया जाता है जिस ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो प्रेजेंट। तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, मशीन का यूज करके मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल को सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटी सेपरेशन। इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। मतलब जो दो सब्सटेंस है जिसको हमें सेपरेट करना है, वो दोनों का डेंसिटी अलग होगा और वो इजिली रिमूव हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ओर्स आर सेटल्ड एट बॉटम। मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो उस कंटेनर में बॉटम में नीचे सेट हो जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम है वो गैंग के साथ जो है, गैंग फॉर्म में वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ओर का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन मतलब इम्प्यूरिटी को हटा करके और मेटल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल कहाँ पे होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, लेस रिएक्टिव मेटल। उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए बताया है यहाँ पे ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि HgS, जो सल्फाइड और है मर्क्यूरी का, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाता है, ये मर्क्यूरी जो है वो सल्फर को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब HgO में कन्वर्ट हुआ, और ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिल करके बना दिया SO2 गैसियस मॉलिक्यूल। अब जो हमें ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे तो मर्क्यूरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस मेटल के लिए। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जैसे आयरन, जिंक, लेड। इसका रिएक्टिविटी मॉडरेट है, न बहुत फास्ट है न ये स्लो है। इसमें क्या किया गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इंटू 2H2O, जिसका नाम है बॉक्साइट ओर। बहुत इंपॉर्टेंट ओर है जिसको याद रखना है हमें एग्जाम के लिए। इसको अगर हीट किया जाए तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है ये रिमूव होगा और हमें मिलता क्या है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3,
जिसका नाम है एल्यूमिना। उसके बाद है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हम कब करते हैं? तो जो हमारा सब्सटेंस है उसको हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर। ये याद रखना है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें जिंक का जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट ओर के लिए ये कैल्सिनेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? ये जिंक ऑक्साइड, मतलब जिंक कार्बोनेट अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा ऑक्साइड में, और यहाँ से गैसियस मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। लाइकवाइज अगर लेड का कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो वो लेड अपना ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ये दोनों प्रोसेस जो है वो कैल्सिनेशन का हुआ। उसके बाद है रोस्टिंग। रोस्टिंग में हमें क्या करना है कि जो ओर मिला उसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पे एयर का प्रेजेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो रिडक्शन कराया जाता है वो कार्बन का यूज करके, जिसको बोला जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो रिडक्शन डन थ्रू कार्बन इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। इसमें क्या करना है हमें? जो जिंक ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराए, हीट किए, तो क्या हुआ कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसियस मॉलिक्यूल। और ये जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन रिमूव करके अपने आप को लाया मेटेलिक फॉर्म जिंक में। लाइकवाइज लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है और हीट किया जा रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसियस सब्सटेंस। और यहाँ पर जो पीबी था वो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें? एलिमेंट्री फॉर्म में, मतलब अपने आप को ले गया मेटेलिक फॉर्म में। तो ये दोनों प्रोसेस में हो क्या रहा है? मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव करके अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें? मेटल में। और ये हो पाया किसके प्रेजेंस में? बाय यूजिंग कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये मेटलर्जी का। उसके बाद है हमारा प्रोसेस कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इस रिडक्शन प्रोसेस में हमें दो इलेक्ट्रोड को कंसीडर करना है। एक कहलाएगा कैथोड, एक होता है एनोड। NaCl मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये याद रखना है कि कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कैथोड है उस पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कौन गेन किया? सोडियम प्लस, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम। एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो Cl माइनस है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना दिया? क्लोरीन। उसके बाद है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें क्या बोला है कि प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल। जो इम्प्योर मेटल है उसको हमें प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये हमारा 100% प्योर मेटल देने के लिए यूज किया जाता है। इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। कैसे? बाई इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम मेटल का यूज कर सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, जिंक। हुआ क्या है यहाँ पे कि जो कैथोड है, हमें मालूम है, अभी हम डिस्कस किए कि कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कॉपर 2+ है वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मेटेलिक फॉर्म में लाया अपने आप को, और ये डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे? कैथोड पे। उसके बाद एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो आया कहाँ से है? तो ये है इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड। जिस इम्प्योर मेटल का हम एनोड बनाए थे वो इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और अपने आप को मेटल आयन में कन्वर्ट कर रहा है। और ये मेटल आयन जो है वो फिर से कैथोड पे जा करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और प्योर मेटल में कन्वर्ट होगा। फिर से हम इसको एक बार बोल दे रहे हैं प्रोसेस को। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए यहाँ यूज किया गया कॉपर। ये कॉपर आया कहाँ से है? तो ये कॉपर है इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड।
जिस एनोड को हम बनाए थे इम्प्योर मेटल से, वही मेटल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, माने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद ये कन्वर्ट हुआ किस फॉर्म में, कॉपर 2+ में। अब ये कॉपर 2+ रिडक्शन में जा करके इलेक्ट्रॉन को गेन करके और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के फॉर्म में। और ये फाइनली हमें कहाँ पे अपीयर होता हुआ दिखेगा, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। और ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं कि कैथोड पे जितना ये मेटल डिपॉजिट हुआ उसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। और उस वेट को कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारा रॉ मटेरियल जितना था उसके रिस्पेक्ट में हमें फाइनल मेटल का कितना अमाउंट मिला। तो ये हो गया हमारा एंड प्रोडक्ट। तो इस तरह से अभी हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेटल नॉन मेटल को क्लियरली, मैकेनिस्टिकली और एनालिटिकली डिस्कस किए। ये चैप्टर का जो रिव्यू है वो स्टूडेंट को ज़रूर देखना चाहिए, और ये आपके शॉर्ट रिवीजन में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और एग्ज़ाम में ये आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी सिलेबस से ही प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।